नमस्कार दोस्तों। आज हम फ्रांस की क्रांति का अगला कारण पढ़ते हैं और वो कारण था आर्थिक कारण। चलो, अगला जो पॉइंट है बड़ा वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण हमने राजनीतिक कारण पढ़ लिया। इसके बाद हमने सामाजिक कारण को पढ़ा और सामाजिक कारण के बाद हम पढ़ेंगे भी आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? वो अर्थव्यवस्था से संबंधित था कि जो राष्ट्रीय आय कहाँ का उपयोग करते थे राजा, कैसे कैसे कर लगाते थे और जो राष्ट्रीय आय का जो खर्च है वो किस पर करते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले कर जो राष्ट्रीय आय वो आती कहाँ से थी? तो वो आती थी टैक्स के माध्यम से, जनताओं से लेते थे। तो कर वसूली प्रणाली पहले आप पढ़ेंगे कि जो कर वसूल करते थे वो कर वसूली जो प्रणाली थी कैसी थी? वो एक तो दोषपूर्ण थी और वो अमानवीय अमानवीय तरीके से वो किसानों से क्या लेते थे? वो जबरदस्ती वो टैक्स लिया करते थे। और वो कहते हैं भ्रष्टाचार भी कह सकते, दुखदाई भी कह सकते। दुखदाई कह सकते हो, भ्रष्टाचार युक्त। देखो, जो कर वसूली वो कैसे दोषपूर्ण थी, अमानवीय तरीकों से वो कर लेते थे, एकदम दुखदाई थी, मतलब किसानों को बहुत दुख देते थे, और भ्रष्टाचार युक्त थी। ये आर्थिक कारण के अंदर हम पढ़ते हैं कि वो कर वसूल कैसे करते थे। फिर कर लेते किससे थे? तो कर लेते थे किसानों से। किससे लेते थे? किसानों से कह सकते हो या सामान्य नागरिकों से। सामान्य नागरिक सर्वाधिक किसानों के ऊपर था, किसानों से वो कर लेते थे। और वो किसान कहते हैं कि जितनी उनकी पैदावार होती थी किसानों की, तो कुल पैदावार का 80% जो भाग है वो कर चुकाने में चला जाता था। सुखाने में चला जाता था। और कर किस किस को सुखाते थे? तो कर सुखाते थे इसके अंदर हमने जैसे सरस को सुखाते थे अलग से, सामंत अलग से लेते थे, और जो राजा है वो अलग से कर लेते थे। देखो, तो आर्थिक कारण के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो कर वसूली प्रणाली दोषपूर्ण थी, दुखदायी थी, अमानवीय तरीके से वो कर लेते थे किसानों से। और किसानों का लगभग कहते हैं कि जितनी पैदावार होती थी प्रत्येक किसान के ऊपर यही लागू होता था, तो इसमें से 80% भाग वो कर चुकाने में चला जाता था। और कर लेते कौन थे? सरस जो पादरी लोग वो अलग से लेते थे, सामंत अलग से लेते थे, और राजा वो अलग से लेता था। तो उनकी हालत खराब ही थी और किसानों के मन में उनके प्रति असंतोष की भावना पैदा हो गई। और आपको पता ही कि सरस कौन सा कर लेता था किसानों से थे, तो मैंने पहले से ही बता दिया था, तो वो टाई थे या टी थे। और सामंत और ये दोनों कौन सा लेता था? टाइल। टाइल नाम का कर लेते थे। प्रत्यक्ष कर है, ये धार्मिक कर, ये दोनों ही मैंने आपको बता दिए थे कि किस प्रकार से कर लेते थे। ठीक है। आर्थिक कारण मतलब भी दोषपूर्ण इसीलिए था। और ये फ्रांस की क्रांति के में क्या योगदान दिया उसने? फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण क्यों बना? क्योंकि फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है वो सर्वाधिक नष्ट कर दी थी। जैसे अभी ये तो हमने किसानों की बात की, अभी देखते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया, आपने नाम सुना ही होगा कि लोई जो सोदवा था, सॉरी लोई सोडवा, उनकी जो पत्नी थी एंतवानेट, उनकी शादी एंतवानेट कहाँ की थी? तो वो थी ऑस्ट्रेलिया की। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकारी संघर्ष, और उत्तराधिकारी संघर्ष में किसने भाग लिया था? फ्रांस ने। फ्रांस ने भाग लिया तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई, क्योंकि खुद के खर्चों पे वो उनको इस संघर्ष में, इस युद्ध में भाग लेने गया था, उत्तराधिकारी युद्ध में। तो फ्रांस के बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है, इसको एक बार रब कर देता हूँ मैं। आप समझ गए होंगे कि किसानों से कौन कौन से कर लिए जाते थे। और मेन पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या किया था? फ्रांस ने सहयोग किया था, और वो अपने खर्चे पे गया था, तो फ्रांस में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। और आगे एक और लेगा, फ्रांस ने युद्ध में सर्वाधिक भाग लिया था, अमेरिका के संघर्ष में भी ये भाग लेगा। चलो, हम आगे बढ़ते हैं। पादरी प्लस कुलीन, जो ये दो वर्ग है, पादरी और कुलीन,
वो अ, कर लेते थे, किससे लेते थे? किसानों से। कर भी कितने थे? दो प्रकार के लेते थे। कर को दो भागों में, एक तो था प्रत्यक्ष और दूसरा हम मानता था परोक्ष। दो प्रकार के कर लेते थे, एक प्रत्यक्ष कर है और एक परोक्ष कर। प्रत्यक्ष कर सीधा जनता से लिया जाता था, डायरेक्ट जनता के वसूलते थे, और परोक्ष करते थे वो ठेकेदारों के माध्यम से घूम के आता था। जैसे प्रत्यक्ष कर में भूमि कर, कुल आय का जो होता था वो आय कर होता था। और परोक्ष कर में जैसे नमक पर लगा दिया, शराब पर लगा दिया, ये ऐसे होते थे परोक्ष कर। ठीक है, हम इसको मैं रब कर देता हूँ, आगे पढ़ते हैं। एक कर लगता था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गैबेल। कैसा कर है ये नमक कर है। ये फेमस क्यों है? कि ये कर का जो लेने का ठेका दे रखा था, जो एक नमक बनाने वाली कंपनी थी, जो एकाधिकार वाली कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? पूरे फ्रांस में वो एक ही थी, एकाधिकार प्राप्त कंपनी। और एकाधिकार दिया किसने? तो उनको एकाधिकार दिया था राजा ने, फ्रांस के। और इतने अधिकार दिए थे कि आपके जो कर नहीं देते हैं, दंडित करने का भी अधिकार मैं कंपनी को देता हूँ, ये राजा ने लिखित में दिया था, आप दंड दे सकते हो। तो देखो कितनी जनता के प्रति ये इतनी नीति अपना रहा है राजा। एक तो टैक्स लगा दिया नमक के ऊपर, और नमक एक कंपनी को अधिकार दे दिया, और मनमाने ढंग से पैसे वसूलती थी। जो ये कंपनी है वो मनमाने तरीके से रुपए वसूलती, ठीक है। ये मनमाने ढंग से पैसे वसूलती थी। और एक बात और आपको बतानी थी मुझे, कि जो कंपनी थी ना ये, इनके एक नियम बना रखा था। जो फ्रांस का कोई भी नागरिक हो जो 7 वर्ष से अधिक उम्र का हो, वो भले नमक खाए, यूज करे या नहीं करे, लेकिन वार्षिक उनको कर देना ही पड़ेगा। और वार्षिक कर था 7 पौंड के। 7 पौंड किसी भी हालत में नमक खरीदो भले मत खरीदो, लेकिन वार्षिक 7 पौंड आपको देना ही पड़े। फ्रांस में 7 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिक को 7 पौंड वार्षिक कर देना पड़ता था। नमक कर था कौन सा? तो वो गैबेल नाम का था। ये गैबेल कंपाउंड लगाती है, एक विशेषाधिकार वाली, जो मतलब राजा ने एक एकाधिकार दिया था एक कंपनी को, वही करती थी। और वो मनमाने तरीके अपनाती थी, मनमाने तरीके से रुपये वसूलती थी। और 7 वर्ष से अधिक उम्र का फ्रांस में कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, भले एक नागरिक हो, उनको भले वो नमक खाता हो, ये नहीं खाता हो, यूज करता हो, अपने खाने में मत करता हो, लेकिन उसको 7 पौंड वार्षिक कर देना ही पड़ेगा। ये उसने नियम बना रखा था। और ये एक और नियम उसने बनाया कि अवैध व्यापार नहीं कर सकते, तस्करी नहीं कर सकते। अवैध नमक व्यापार, यदि अवैध नमक व्यापार कोई करता है, तो कंपनी ने पहले ही बोला था इनको हम देंगे मृत्युदंड। इनको क्या देंगे हम? मृत्युदंड। तो देख लो, एक कंपनी है जो राजा से भी अधिक काम करने पे तुली हुई है। राजा तो मृत्युदंड दे नहीं दे, लेकिन कंपनी ने पहले से ही नियम बना रखा है कि हम सीधे इसको फांसी पे ही चढ़ाएंगे। ठीक है। और एक लाइन फेमस हो गई थी फ्रांस की, जब ये आर्थिक कारण के अंदर ही, कि जो पुजारी होता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है लाइन, तो ध्यान रखना। पुजारी पूजा करता है, सामंत लड़ता है। ठीक है। पुजारी पूजा करता है, सामंत लड़ता है, और राजा, सॉरी, जो किसान है या सामान्य जन, वो क्या करता है? सामान्य जन कर देता है। देखो, पुजारी पूजा करता है, सामंत लड़ता ही रहता है, लेकिन जो सामान्य वर्ग है वो क्या करता है? कर देता है। ये बहुत फेमस लाइन हुई थी इस आर्थिक कारण के अंदर।
अभी चलो आगे पढ़ते हैं, एक पॉइंट लिखो। वापस उसी शासक को लुई 14वां, यह भले ही कमजोर था लेकिन अपने इस फ्रांस में उसने अच्छे कंस्ट्रक्शन कार्य करवाए, जैसे उसने शीश महल बनाया। तो इसीलिए कहते हैं कि उसका जो समय है, इसका समय है, वो फ्रांस का स्वर्ण काल है। कैसा है? स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि उसने शीश महल बनाया, खर्चा किया। तो वो अभी देखो, वो शीश महल है, वो वर्तमान में यूनेस्को हेरिटेज उसी में शामिल किया गया है। तो इसका मतलब कुछ तो किया, इसलिए उनको दे दिया है कि ये स्वर्ण काल है उनके समय का। और इनके समय के वाणिज्य मंत्री थे उनके, वाणिज्य मंत्री, ठीक है, वो कॉलबर्ट, जेम्स कॉलबर्ट, ठीक है, जीन कॉलबर्ट। कॉलबर्ट ये कौन है? वही है जिसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ये इंपोर्टेंट बन जाता है कि जो लुई 14वां, इसने फ्रांस का स्वर्ण काल इसीलिए कहते हैं कि उसने एक तो शीश महल बनवाया था, बहुत अच्छे से कार्य करवाए। फिर वाणिज्य मंत्री उनके जीन कॉलबर्ट था, जिसने कहते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, जो भारत के अंदर आई थी। और इसके आगे जैसे लुई 15वां आएगा, तो 15वां के टाइम में हम भारत के अंदर जो इंग्लैंड और इस ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध होंगे, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो हम इसको थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते थोड़ा। चलो हम चलते अभी अमेरिका के साथ संघर्ष हुआ उनके बारे में। अमेरिका संघर्ष में भाग लेना, ये फ्रांस का एक अविवेकशील, कह सकते अविवेक निर्णय था। क्यों? क्योंकि वो बदला लेने गया था। एक आपको नाम सुना होगा, सप्तवर्षीय युद्ध। ये इस टॉपिक से तो जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बता देता। सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, ठीक है। कब हुआ था? ये जो हुआ था 1756 से लगाकर 63 के मध्य। देख लो, ये 7 वर्ष ही होते, 7 वर्ष युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ था? फ्रांस क्या हो गया था? हार गया था। और वो कनाडा था एक, उनके फ्रांस के अंदर आता था, वो किसने ले लिया था? इंग्लैंड ने। और उस हार का बदला लेने के लिए उसको सिर्फ मौका चाहिए था कि उनको साथ देने वाला कोई मिले। और उनको वो मौका मिला अमेरिका के अंदर। अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे अंग्रेजों के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। और 13 उपनिवेशों को आजाद कराने के लिए अमेरिका संघर्ष कर रहा था। तो इस इंग्लैंड के खिलाफ फ्रांस वाले भी अमेरिका के साथ मिल गए कि हम तुम्हारा क्या देंगे? साथ दे। और अमेरिका का जो साथ दिया उन्होंने अपना बदला लेने के लिए सप्तवर्षीय युद्ध का, अपने खर्चे पे। और यह कहते हैं कि वहां पर उनके वहां संघर्ष में भाग लेने से 10 अरब लीवरे का इनके ऊपर क्या कर्ज चढ़ गया था। और 2 जो अरब लीवरे था, वो पहले से उनके ऊपर कर्ज था। और वो फर्स्ट वीडियो में शायद मैंने यहाँ पौंड बताया था, 10 पौंड, 10 पौंड नहीं था, वो था 10 अरब लीवरे उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया था। तो ये उनकी नीतियाँ थी। तो फ्रांस के जो ये कहते हैं कि ये आर्थिक कारण इतने सारे हैं, इन सब की वजह से पूरा का पूरा जनता के ऊपर प्रभाव पड़ा। अभी देखो, ये इतना खर्च चढ़ गया, तो वो खर्च निपटाने के लिए वो जनरल एस्टेट जनरल की बैठक बुलाएगा और उसमें कर बढ़ाने की बात करेगा, लेकिन मध्यम वर्ग सहमत कभी नहीं होगा। और वो मध्यम वर्ग सीधे टेनिस कोर्ट में जाएंगे और वो अनियंत्रित भीड़ है, वो बास्तिल के दुर्ग पर अटैक कर देगी। वो हम आगे पढ़ाऊंगा विस्तृत। थैंक यू, बाय।